तो कहने को कूलम्स लॉ है बहुत आसान, पर क्या आपको है इसका पूरा ज्ञान? इस वीडियो में देखते हैं कूलम्स लॉ और उस पर बेस्ड एप्लीकेशंस। हेलो बच्चों, तो लास्ट लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्जेस का क्वांटाइजेशन एंड मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो बच्चों इस वीडियो में कवर करेंगे कि कैसे दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, दैट इज फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस। तो बच्चों पुराने बात आपको पहले से पता है कि जब भी दो लाइक चार्जेस लिए जाते हैं तो उनके बीच की फोर्स होती है रिपल्सिव, करेक्ट, एंड अनलाइक चार्जेस जब लिए जाते हैं तो उनके बीच की फोर्स होती है अट्रैक्टिव, करेक्ट। तो ये बातें आपको पहले से पता है, पुराने क्लासेस में आपको बताई जाती हैं कि जो भी लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे पे, और जो भी अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे पे। बात करते हैं थोड़ा इसके बियॉन्ड, जैसे कि अगर एक न्यूट्रल बॉडी ले ली जाए और एक चार्ज बॉडी ले ली जाए, तो ऐसे केस में न्यूट्रल बॉडी के केस में और चार्ज बॉडी के केस में किस प्रकार का फोर्स आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि आपने बचपन में एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था, दैट इज आपने एक स्केल लेके अपने हेयर पे रब किया था और उसके बाद आपने उससे छोटे छोटे पेपर के टुकड़े, बिट्स ऑफ पेपर को कैच करने की या अट्रैक्ट करने की कोशिश करी थी। तो बच्चों ध्यान से सोचिए उस एग्जाम्पल के अंदर कौन सी चीज चार्ज थी और कौन सी चीज न्यूट्रल थी। सोचा आपने और आपको समझ में आया होगा कि जिस चीज को हमने चार्ज किया था वो केवल स्केल था, जो चीज न्यूट्रल थी उस टाइम बच्चों वो था बिट्स ऑफ पेपर। तो क्या बात समझ में आती है आपको कि न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच में कैसा फोर्स होता था? हमेशा न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच का भी फोर्स बच्चों कैसा होता है? अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि न्यूट्रल बॉडी और न्यूट्रल बॉडी के बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हो नहीं सकता। तो जो न्यूट्रल बॉडी और न्यूट्रल बॉडी के बीच में फोर्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं ग्रेविटेशन फोर्सेस। बच्चों दो मास के बीच में कैसा फोर्स होता है? ग्रेविटेशन फोर्स। और ग्रेविटेशन फोर्स भी अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर होता है। तो बच्चों क्या आपको चार पॉइंट समझ में आए कि अगर चार्जेस हुए तो इस प्रकार के फोर्सेस लगते हैं और चार्जेस नहीं हुए तो इस प्रकार के फोर्सेस लगते हैं। अब इन चारों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम एक बेसिक सा स्टेटमेंट कह सकते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा क्या स्टेटमेंट में बोलने वाला हूं। स्टेटमेंट है रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश का सेंटेंस है लेकिन बहुत आसान सा इसका मीनिंग है, ध्यान से। रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो बच्चों इसको समझने के लिए सिंपल सी कहानी बनाते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक स्टूडेंट आता है और बोलता है कि सर मेरे पास दो बॉडीज हैं और दोनों बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। अगर बच्चों ये दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो ऐसे केस में क्या जरूरी है कि दोनों बॉडीज चार्ज हों? नहीं। क्यों? क्योंकि एक अनचार्ज बॉडी और एक चार्ज बॉडी भी अट्रैक्ट कर सकती है और इवन दो अनचार्ज बॉडी भी ग्रेविटेशन की वजह से अट्रैक्शन दिखा सकती है। तो बच्चों अगर मेरे को ये प्रूव करना है या मुझे एकदम से ये चीज क्लेम करनी है कि दो बॉडीज चार्ज है पक्का, तो पक्का कब बोल सकते हैं, क्लेम कब कर सकते हैं इस बात को? ये बात तभी क्लेम की जा सकती है जब दोनों बॉडीज एक दूसरे को रिपेल करें, क्योंकि रिपल्शन तभी पॉसिबल है जब बोथ बॉडीज विल बी चार्ज्ड, करेक्ट। तो अट्रैक्शन के बहुत सारे केसेस होते हैं बच्चों जिसमें अनचार्ज बॉडी भी पॉसिबल है और दो अनचार्ज बॉडी भी पॉसिबल है, लेकिन रिपल्शन का केस तभी पॉसिबल है जब दोनों बॉडीज चार्ज हो। तो इसलिए बच्चों एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोला जाता है रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो कॉपी पेन निकालें और इस बात को फटाफट नोट कर लें, दैट रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। क्लियर? चलिए बात आगे बढ़ाते हैं और एक सिंपल सी बात को और उठाते हैं। सिंपल सी बात यह है कि चलो मान लिया कि फोर्सेस लगते हैं, कहीं अट्रैक्टिव लगते हैं कहीं रिपल्सिव लगते हैं। हमें यहां इनकी बात भी नहीं करनी है बच्चों, हमें यहां इनकी बात भी नहीं करनी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हमें बात करनी है चार्जेस के बीच की। तो बच्चों बात करते हैं कि अगर मान लिया कि चार्जेस हैं दोनों बॉडीज पे और दोनों बॉडीज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, पर ये फोर्स आता है तो कितना आता है, कितने मैग्नीट्यूड का आता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और क्या प्रकार की इसकी डायरेक्शन आती है। ये सारी बातें समझने के लिए बच्चों
आपको पढ़ना पड़ेगा एक सिंपल सा लॉ, दैट लॉ इज नथिंग बट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। तो बच्चों एक साइंटिस्ट थे कूलम्स, जिन्होंने एक लॉ डिफाइन किया। उस लॉ में उन्होंने कोई भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्सेस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन बता दी। अब ध्यान से सुनते हैं कूलम्स ने हमसे क्या क्या कहा। तो कूलम्स ने हमसे कहा कि जब भी आप दो चार्जेस लेंगे, तो बच्चों मैंने ले लिए दो चार्ज Q1 एंड Q2 और उनको कुछ डिस्टेंस पे रख देंगे। मान लीजिए मैंने दोनों को डिस्टेंस पे रख दिया R। तो बच्चों दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, वो देखा जाएगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव है। तो बच्चों जो भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होगा, दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। तो पहली चीज जो उन्होंने बोली वो ये बोली कि जो भी फोर्स आएगा वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट उन्होंने जो बोला वो ये है कि जो भी फोर्स आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज द force is directly proportional to the product of the two charges, and second point is the force between the two charges is inversely proportional to the square of distance between the two charges. Combining these two, according to Coulomb's, combining these two using a proportionality constant। बच्चों proportionality हटाने के लिए आपको एक proportionality constant यूज करना पड़ेगा, जिस constant को हमने लिख दिया K। फॉर्मूला तैयार हो गया K Q1 Q2 by R square, and this is a basic formula of electrostatic force between two charges, and this is Coulomb's formula। बच्चों एक Coulomb's formula है F equals to K Q1 Q2 by R square। Q1 Q2 यहां पे चार्जेस हैं, R उन चार्जेस के बीच का दूरी है, F यहां फोर्स है और K एक कांस्टेंट है। तो बच्चों दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय Coulomb's बिटवीन टू चार्जेस। किसी भी दो चार्ज के बीच के फोर्स को निकालने का तरीका है आपके पास। अब इसमें सारे पॉइंट्स तो समझ में आ गए, लेकिन थोड़ी बातचीत कर लेते हैं K के बारे में। ठीक है बच्चों, अब K क्या है? K कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट का नाम कूलम्स कांस्टेंट भी बोला जाता है बच्चों। इट इज कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो बच्चों इसके दोनों नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, कूलम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। एंड इट्स वैल्यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वैल्यू इज 9 into 10 to the power 9, 9 10 9, 9 into 10 to the power 9। और अगर यूनिट सिस्टम बच्चों देखें तो यूनिट सिस्टम तैयार करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। के यहां पर है, आर स्क्वायर को सामने ले जाए तो क्या बन जाएगा? एफ आर स्क्वायर अपॉन दोनों चार्जेस को नीचे ले जाए तो क्या बन जाएगा? Q1 Q2। करेक्ट। तो फोर्स नापा जाता है न्यूटन में, डिस्टेंस नापा जाता है मीटर में, चार्जेस कूलम्स में, कूलम इंटू कूलम का स्क्वायर, क्लियर, और मीटर का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस मीटर का स्क्वायर आएगा, डिस्टेंस आर स्क्वायर है इसलिए मीटर का स्क्वायर आएगा। तो बच्चों यूनिट सिस्टम क्या तैयार हुआ? ध्यान से देखिए, यूनिट सिस्टम आपके पास तैयार हो गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, एंड दिस इज द बेसिक वैल्यू ऑफ के, जो आपको याद रखनी पड़ती है बच्चों जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो दिस इज फॉर्मूला गिवन बाय कूलम्स बिटवीन एनी टू चार्जेस। बच्चों ये फोर्स दोनों चार्ज पे लगने वाला फोर्स है, ध्यान रखिएगा। ये फोर्स की वैल्यू दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो चार्जेस के प्रोडक्ट पे और एक उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैं मानता हूं यहां तक आपको सारी बात समझ में आ गई है। आप इस बात को फटाफट नोट कर लें बच्चों। बात आगे बढ़ाते हैं। यूनिट सिस्टम हमने देख ही लिया है, क्लियर, ओके। अब आगे ध्यान से सुनिए कि अगर ये फोर्स लगेगा तो बच्चों ये तो फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड है। अगर डायरेक्शंस की बात की जाए तो मैंने बताया दिस फोर्स कैन बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव बच्चों, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ चार्जेस। ये चार्ज के टाइप पे डिपेंड करेगा कि फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फोर्स दोनों चार्जेस पे लगती है, ऐसा नहीं है कि ये किसी एक चार्ज की फोर्स है, ये फोर्स दोनों चार्ज की पे लगती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो इस फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार की होती है, और अगर दोनों चार्ज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो ये अट्रैक्टिव डायरेक्शन में लगता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि फोर्स दोनों पे लगता है, वैल्यू एक ही तरीके से निकाली जाती है K Q1 Q2 by R स्क्वायर, बट वो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट लगता है दोनों चार्जेस पर। दोबारा बोलता हूं, दोनों चार्जेस पर इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन लगता है। इसका मतलब बच्चों आपको सबसे पहली बात समझ में क्या आनी चाहिए? दैट इट फॉलोज न्यूटन्स कौन सा लॉ?
न्यूटन के 3 लॉ में से कौन सा लॉ? थर्ड लॉ। बच्चों थर्ड लॉ क्या था? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यही यहां पर लग रहा है। इसका मतलब अगर Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया तो Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का बट ऑपोजिट डायरेक्शन का। क्लियर? बातें समझ में आ रही है? तो ये फॉर्मूला एक फोर्स का है, दो फोर्स का है? करेक्ट, ये दोनों का है। मतलब इस पे लिखे या इस पे लिखे एक ही बात है, बस डायरेक्शंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? तो आपको एक बात समझ में आई कि फोर्सेस क्या क्या रूल्स को फॉलो करती है, फोर्सेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज आती है बच्चों। अब आगे बात करते हैं, इस बात को समझ लीजिए, अच्छी तरीके से नोट करते चलिए सारे पॉइंट्स को। चलिए आगे की बात सुनते हैं। अब आपको जानना है इस फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टीज, कि अगर ये फोर्स लगती है तो इन फोर्सेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक प्रॉपर्टी में लिख चुका हूं, इट फॉलोज थर्ड लॉ। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी का नाम रखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है इट इज अ सेंट्रल फोर्स। अब आपके दिमाग में आएगा व्हाट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्सेस क्या होती हैं बच्चों? सेंट्रल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो दोनों चार्ज के सेंटर टू सेंटर जो लाइन ड्रॉ करते हैं उनके अलोंग लगती है। क्योंकि अगर एक सिंपल सा डाउट लिया जाए तो यूजुअली स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट आता है कि अगर दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, बहुत बढ़िया, अब दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया और वो भी लगाया इक्वल एंड ऑपोजिट। तो एक बच्चा आया कहता सर ये लोग इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट, क्या गड़बड़ है इसके अंदर? तो मैं बोलूंगा कि इसके अंदर गड़बड़ ये है कि ये वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा। मतलब इट इज नॉट शोइंग दैट इट इज अ सेंट्रल फोर्स। और बच्चों अब जो करेक्ट तरीका है इसको सही करने का, या इसको जो सही करने का तरीका है वो ये है कि आप दोनों पॉइंट्स को एक सेंट्रल लाइन से जोड़ दें, उनके सेंटर्स को आपस में जोड़ दें और अपनी फोर्स को उस लाइन के अलोंग ही रिप्रेजेंट करें। क्लियर? तो ये फोर्स एक सेंट्रल फोर्स इन नेचर है, और सेंट्रल फोर्स का मतलब आपको समझ में आया, दैट इज इट विल एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेस। ओके, क्लियर, वेरी गुड। आगे बात करते हैं और पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। बच्चों थर्ड पॉइंट थोड़ा और अच्छा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये है कि दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर। अब बहुत बच्चों को कंजर्वेटिव का मतलब ही समझ में नहीं आता, तो मैं पूरा मतलब नहीं समझाऊंगा। मतलब समझने के लिए आपको वर्क बाय एनर्जी पे जाना पड़ेगा, लेकिन एक छोटा सा उसका ब्रीफ में डिस्कशन ले लेते हैं बच्चों। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? तो बच्चों ऐसी फोर्सेस जिनका राउंड द लूप वर्क डन 0 होता है, या जिनका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, ऐसी प्रकार की फोर्सेस को बोला जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। फिजिक्स में इनका क्या काम है? फिजिक्स में जब भी कंजर्वेटिव फोर्स लगती है बच्चों, तो एक पोटेंशियल एनर्जी का टर्म डिफाइन होता है, जैसे कि स्प्रिंग के केस में हुआ था। तो स्प्रिंग फोर्स भी पढ़ा था, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ा था। इलास्टिक फोर्सेस पढ़े थे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फोर्सेस पढ़े थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। और वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ये वाली फोर्सेस जो होती है उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का भी टर्म इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि ये जो फोर्सेस होती हैं ये कंजर्वेटिव इन नेचर होती हैं। तो इसलिए इस चैप्टर में आपको पोटेंशियल एनर्जी का टर्म देखने को भी मिलेगा। क्लियर? ऑल क्लियर चल रहा है? सब बात समझ में आ रही है आपको बहुत अच्छी तरीके से? ओके, आगे कहानी सुनिए। तो दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर। पॉइंट नंबर 3 तैयार हो गया। पॉइंट नंबर 1 था थर्ड लॉ फॉलो करता है। पॉइंट नंबर 2 था सेंट्रल फोर्स इन नेचर होता है। पॉइंट नंबर 3 है कि कंजर्वेटिव फोर्स होती है। बच्चों पॉइंट नंबर 4 थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनेगा, आराम से सुनेगा, ठीक है? पॉइंट नंबर 4 है कि ये जो कूलम्स लॉ है, ये जो कूलम्स लॉ है, ये कूलम्स लॉ केवल पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। पूरा लिख देता हूं, वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। अब थोड़ा इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि ये लॉ केवल पॉइंट चार्जेस पे वैलिड है, बड़ी बॉडी या एक्सटेंडेड बॉडीज पर ये वैलिड नहीं रहेगा। इट इज नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड बॉडीज। मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपको दो ऐसी बॉडीज दे दूं बच्चों, तो अगर मैं बोलूं कि इसका चार्ज Q1 है और इसका चार्ज Q2 है, और बोलूं कि इनके बीच का फोर्स बताओ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो कैसे बताएंगे? तो बच्चों को एक दिक्कत आने लगेगी। क्या दिक्कत आने लगेगी? सर ठीक है Q1 Q2 तो दिख रहा है, लेकिन R कहां है? R डिस्टेंस ये है, या R डिस्टेंस ये है, या R डिस्टेंस ये है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि चलो सेंटर ऑफ मास को ले ले, या इसके सेंटर को कंसीडर कर ले। बच्चों को एकदम गलत तरीका है।
इसलिए ये फोर्सेस हमेशा पॉइंट चार्जेस के लिए डिफाइंड होती हैं। इसका मतलब अगर आपके चार्जेस छोटे छोटे डॉट बराबर है, पॉइंट बराबर है, तो आपको आर लिखने में दूरी लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आप बहुत आसानी से आंसर्स को बता सकते हैं। तो दिस इज नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, दिस इज वैलिड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट चार्जेस ओनली। अब जब हम चैप्टर में एडवांस करते हैं तो हम लोग इनके बीच की भी फोर्स निकालना सीख जाते हैं। कैसे? तो हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन को। हम लोग आपकी बड़ी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, फोर्सेस निकाल निकाल के पूरी बॉडी के लिए उसको इंटीग्रेट करके अपने आंसर्स को बता सकते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, जब एक्सटेंडेड बॉडीज आती है तो हम इंटीग्रेशन का यूज करके कूलम्स लॉ को पुट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली कोई तरीका नहीं है जिससे हम अपने आंसर्स को निकाल सकें। तो मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको ये चीजें यूज में आएंगी। तो कितने पॉइंट्स हो गए बच्चों? 4 पॉइंट्स हो गए आपके पास। पहला, थर्ड लॉ फॉलो करता है, सेंट्रल फोर्स इन नेचर होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है, और वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। बच्चों पॉइंट नंबर 5 यही छुपा हुआ है, यही बताना पड़ेगा, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 5 ये रहा, दैट इज दिस फोर्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब बच्चों इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? जो जो फोर्सेस के रिलेशन डिस्टेंस के साथ ऐसे होते हैं, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ऐसी सारी फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। बोलने में ही समझ में आ जाएगा, इनवर्स मतलब उल्टा, स्क्वायर मतलब किसी चीज का स्क्वायर, और किसका स्क्वायर? डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फोर्स फॉलो करती है। ऐसी प्रकार की कोई और फोर्स आपको याद आ रही है? हाँ, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में भी फॉर्मूला ऐसी था, Gm1m2 by r स्क्वायर। बच्चों तो इसमें भी नीचे r स्क्वायर आता था, मतलब ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और बच्चों यही रिलेशन हमको ये बताता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस आपस में बहुत ज्यादा कॉमन है, मतलब एक दूसरे से बहुत सिमिलर है। तो आपने अपने टीचर्स से सुना होगा कि ग्रेविटेशन चैप्टर अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैव मेनी थिंग्स इन कॉमन। क्लियर? याद रहेगा अपनी बात? ओके। तो हमारे पास तैयार हो गए बच्चों 5 पॉइंट्स। पांचों पॉइंट आपने फटाफट रिवाइज भी कर लिए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के आता है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस फोर्स इज ओनली वैलिड फॉर स्टैटिक चार्जेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके चार्जेस मोशन में आ गए, आपका Q1 भी दौड़ने लगा और Q2 भी दौड़ने लगा, तो बच्चों अगर Q1 Q2 दौड़ने लगेंगे तो मैंने जैसे कि पिछले वीडियोस में बताया था कि इफ चार्जेस स्टार्ट्स मूविंग दे एक्सर्ट और दे एग्जीक्यूट अनदर इफेक्ट कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो बच्चे क्या होगा कि वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट्स दिखाने की कोशिश करेगा, और अगर मैग्नेटिक इफेक्ट्स आए तो बच्चों एक और फोर्स जुड़ जाती है जिसका नाम होता है मैग्नेटिक फोर्सेस। इसलिए ध्यान से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में कूलम्स लॉ तब तक वैलिड रहेगा जब तक आपके चार्जेस रेस्ट पर रहेंगे। क्लियर? बात समझ में आ रही अच्छी तरीके से? अगर ये मूव करने लगे तो कूलम्बिक फोर्सेस में मैग्नेटिक फोर्सेस जुड़ जाती हैं और कुल मिला के बन जाती हैं लॉरेंट्ज फोर्सेस। तो बच्चों आगे जाके जब आप पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म तब आप इस बात को भी देखेंगे कि हम लॉरेंट्ज फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो याद रखेंगे दीज फोर्सेस आर ओनली वैलिड फॉर स्टैटिक चार्जेस। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है बच्चों? सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपको? क्लियर चल रहा है यहां तक? ओके, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। कितने पॉइंट्स पढ़ गए? थर्ड लॉ, सेंट्रल फोर्स इन नेचर, कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर, वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, स्टैटिक चार्जेस के लिए ही वैलिड है, अगर चलने फिरने लगा तो उसका नाम बन जाता है लॉरेंट्ज फोर्स, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। मैं लिख देता हूं, इट्स नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस प्लस मैग्नेटिक फोर्सेस। क्लियर? बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इस बात को रब कर रहा हूं, यहां वाली चीज हटा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए बच्चों, वो है कि these forces are independent of the medium between the two charges। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। अगर दो चार्जेस हैं बच्चों और दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम आ जाता है,
कोई भी मीडियम, वाटर हो सकता है, एयर हो सकती है, एयर के अलावा भी हो सकते हैं और गैसेस हो सकती हैं, या कोई और मटेरियल हो सकता है, कंक्रीट की दीवार भी हो सकती है। इन दो चार्जेस के बीच में बच्चों अगर कोई मटेरियल आ गया तो जो Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है या जो Q2 Q1 पे फोर्स लगाता है, ये फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट रहेगी ऑफ मीडियम। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब अगर इसने इस पे फोर्स 10 न्यूटन लगा के रखा हुआ है तो बीच में मटेरियल डालने से अगर मैं पूछूं कि Q1 Q2 के बीच में क्या इंटरैक्टिव फोर्स है तो आप उसको अभी भी 10 न्यूटन ही बोलेंगे। दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। याद रखिएगा कि मीडियम अलग से कोई फोर्स Q1 और Q2 पे लगा सकता है, मीडियम अलग से Q2 Q1 पे एक नई फोर्स लगा सकता है, लेकिन Q1 और Q2 के बीच का फोर्स इस मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही अच्छी तरीके से आपको? क्लियर? तो बच्चों कितने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए? 7 पॉइंट्स। थर्ड लॉ फॉलो करता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, सेंट्रल फोर्स इन नेचर होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, स्टैटिक चार्जेस के लिए है, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है और इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। तो बच्चों मैं मानता हूं आपको यहां तक की सारी बातें समझ में आई। ये सारी प्रॉपर्टीज है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की। एक लास्ट बात, और ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी बन जाती है क्योंकि ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 11 की शुरुआत के टॉपिक्स में। तो बच्चों लास्ट बात ये है कि दीज फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ये फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्सेस से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब सोचते हैं ऐसा क्यों? मैं इसके लिए बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं लूंगा क्योंकि बहुत बड़ा एग्जांपल लेकर के एक ही बात पे आना है घूम करके, तो इसलिए मैं इसके आसान तरीके से समझाता हूं। पहले दोनों फोर्स को लिखने की कोशिश करते हैं, दोनों बड़ी सिमिलर सी दिखती है ना। इधर लिख देता हूं ग्रेविटेशन और इधर लिख देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलो बच्चों, ग्रेविटेशन फोर्स Gm1m2 by r स्क्वायर, क्लास 9th में भी पढ़ा है, क्लास 11th में भी पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आज ही पढ़ा है कि Q1 Q2 by r स्क्वायर। अब ध्यान से सोचिए कि इन फोर्सेस में बहुत सारी चीजें सिमिलर है, जैसे कि डिस्टेंस का टर्म बहुत सिमिलर है, वहां मासेस हुआ करते थे, यहां चार्जेस हुआ करते हैं, ये भी बड़ी सिमिलैरिटी है। बस एक इंपॉर्टेंट अंतर है कांस्टेंट्स का। बच्चों कांस्टेंट्स की वैल्यू ग्रेविटेशन में अलग आती थी और इलेक्ट्रोस्टैटिक में अलग आती थी। जरा एक बार पुराना रिवीजन लेते हैं कि ग्रेविटेशन में कितनी वैल्यू आती थी। तो बच्चों ग्रेविटेशन में जी की वैल्यू होती थी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और यूनिट सिस्टम होता था न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और बच्चों इसमें के की वैल्यू मैंने अभी भी क्या बताई, 9 10 9 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब खुद सोचिए, आपका अपना खुद का दिमाग चलाइए कि इन दोनों कांस्टेंट में कौन सा कांस्टेंट किससे बड़ा है। ऑब्वियसली इसमें आ रहा है 10 टू द पावर 9 और इसमें आ रहा है 10 टू द पावर -11। तो बच्चों आपको दोनों फोर्सेस में एक मेजर डिफरेंस दिख रहा है, दैट इज द कांस्टेंट। ये कांस्टेंट की वैल्यू में इतना अंतर है कि ग्रेविटेशन फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के सामने बहुत वीक होती हैं। इवन ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। बच्चों सबसे वीकेस्ट फोर्स जो होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती है। तो आपको इतने सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए 8 के 8 पॉइंट्स सारे के सारे इस वीडियोस में रिवाइज कर लीजिए। एक बार वीडियो फिर से शुरुआत से देख लीजिए और सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लीजिए। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे कि कैसे कूलम्स लॉ को चेंज किया जाता है अगर डिप कर दिया जाए किसी मीडियम के अंदर। थैंक यू सो मच।